तो यस, यहाँ पर मैंने OnePlus 11R खरीद लिया है और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या आप लोगों को इसे बाय करना चाहिए, शुड यू कंसीडर। यहाँ पर कुछ जैसे की पॉइंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर कैमरा हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गई और ओवरऑल जो पैकेज है, लुक्स एंड फील, वो सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। और जो 40,000 के अंदर ये OnePlus 11R मिलता है, वहां पर ये एक परफेक्ट पैकेज है कि नहीं। क्योंकि देखो रिसेंटली मैं जितनी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जितने भी कमेंट्स पढ़ रहा था, और बहुत लोगों ने पूछा था कि OnePlus 11R आ रहा है भाई, 40,000 के अंदर हमको लेना चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या इसके अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसे यूज करके सारी चीजें समझी है और वो सब हम लोग बताएंगे। और इसको मैं ना बाय करके लेकर आया था OnePlus के ऑफिशियल स्टोर से। 40,000 में लॉन्च हुआ था, जिसपे कार्ड डिस्काउंट मिला मुझे 1,000 रुपीज का, और फिर ये फोन पड़ जाता है 39,000 का। प्लस मैंने प्री बुक करा था, उसके साथ ये OnePlus के Buds Z आते हैं जो 5,000 रुपीज की वैल्यू पर है, और ये मुझे भाई पूरा मस्त में फ्री में मिल गया। तो मुझे प्री बुकिंग करने का थोड़ा सा फायदा हो गया। अब ये ऑफर शायद से नहीं मिलेगा, क्यों नहीं तो फिर आप लोग पूछोगे आप कैसे ले नॉल वगैरह, तो अब ये ऑफर नहीं आने वाला, इतना समझ लो। तो यहाँ पर मैं अनबॉक्सिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो तो आप लोगों ने देखा रहेगा। कुछ ज्यादा होता भी नहीं देखने जैसा, कि मतलब एक अपना फोन मिल जाता है जो बॉक्स के अंदर ये रहा बाहर निकाला हुआ है, और मैंने ये जो सिल्वर कलर आता है ना परचेज किया है, काइंड ऑफ थोड़ा सा सिल्वर लगता है, और जब इस पे सामने से देखोगे या फिर रिफ्लेक्शन आते हैं तो कभी कभी ब्लू भी फील होता है। बट मैं बोलूंगा कलर ऑप्शन एक अच्छा था, वरना दूसरा एक ब्लैक कलर आता है वो मैंने नहीं देखा है, वो ऑलरेडी मैं समझ चुका हूँ कैसा आता है। तो नया कलर आया तो इसी को हाथ लगाते हैं। फिर बॉक्स के अंदर वही अपना चार्जर आ जाता है 100 वॉट का सुपर वूक। अभी आपको पता होगा जो OnePlus है अभी ओप्पो के साथ है, या फिर कह सकते हो ओप्पो के अंदर OnePlus आ जाता है, सो दैट्स व्हाई वो हमें वूक चार्जर वगैरह के नाम से मिल जाता है। सिम इजेक्टर टूल हो गया, और पेपर वर्क हो गए, कुछ स्टिकर हो गए, और एक नॉर्मल सा ट्रांसपेरेंट केस कवर आता है। तो यहाँ पर ये जो की पॉइंट्स है इसके बारे में बात करेंगे। लुक्स हो गया, डिजाइन हो गया, UI हो गया, कैमरा हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस फोन में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 आ रहा है ना, उसकी वजह से इस पर है ना आकर्षित हो रहा है बहुत सारा। मतलब मेन रीजन तो यही समझ लो, यही है। बाकी बैटरी और एंड में प्राइसिंग और अपने कंपटीशन में कहां पर किस तरीके से स्टैंड आउट होता है। सो भाई अगर लुक्स की बात एकदम सिंपल समझ लो, ये सेम एज इट इज है ना OnePlus 11 जैसा डिजाइन है ना, वही देखने मिलता है। और साइड में इसके जो फ्रेम है वो प्लास्टिक ही आते हैं, और OnePlus 11 के अंदर मेटल फ्रेम आते हैं, तो और वो थोड़ा सा हैवी भी है और उसकी कर्व और ज्यादा है। बाकी यहाँ पर इस फोन की भी जो कर्व डिस्प्ले है वो भी मैं कहूंगा सिंपल में भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है, और आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर भी मिल जाता है। और जो इसकी वेट की बात रही 207 ग्राम का आता है, पर मैं इतना बोलूंगा जितने टाइम मैंने इसको हाथ में पकड़ा है, समझा है, जितना यूज किया है ना, मुझे उतना हैवी फील नहीं हुआ है। और आप लोगों को कहूंगा इस फोन को पकड़ने के बाद में आराम से आपको ऐसा लगेगा आपने कोई प्रीमियम चीज पकड़ी है। यस, यहाँ पर हमें मेटल फ्रेम नहीं मिल रहा है, पर फिर भी जो प्लास्टिक की फ्रेम है ना वो अच्छा काम करवा देता है, और इन हैंड फीलिंग भी अच्छे से निकालता है। कोई भी देखेगा तो एक बार जरूर देखेगा कि भाई ये कौन सा फोन है, और खास करके ये कलर। और मैंने जो वेरिएंट परचेस किया ना वो 8GB 128 वाला स्टार्टिंग जो वेरिएंट है ना वो परचेस किया है, जो हमको 40,000 में मिलता है। और अगर आप लोग बोलेगे जो इसका हायर वेरिएंट आता है 16GB 256 वाला, जो 45,000 रुपीज के आसपास है, और वो खरीदना चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं, वहां पर उसे बिल्कुल मत देखना। इससे अच्छा दूसरे और बेस्ट ऑप्शन होंगे, वो आप लोग कंसीडर कर सकते हो। सो यहाँ पर हमें 6.7 इंचेस का फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, और ये 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में है। HDR10+ का कंटेंट भी रन कर सकते हो। 1450 का पीक ब्राइटनेस मिलता है। इंडोर में तो कोई टेंशन नहीं है, और एकदम हार्श लाइट में भी इसे यूज कर रहा था, और बहुत ज्यादा ब्राइट अप होकर देखने मिलता है। मतलब मैं कहूंगा आराम से आप अपना हार्श लाइट के अंदर भी कंटेंट देख सकते हो। बाकी इस पे डिस्प्ले पे जो प्रोटेक्शन है ना, ड्रैगन टेल प्रोटेक्शन देखने मिलती है, और जो HDR का कंटेंट है ना हम लोग नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वहां पर पूरा सपोर्ट मिल जाता है। और जो इसका कर्व डिस्प्ले वाला पार्ट है ना, वो एब्सोल्युटली इस फोन को है ना मस्त तरीके से एक प्रीमियम लुक निकाल के देता है। और छोटा सा पंच होल कैमरा है जो ज्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं निकाल के दे रहा है। नीचे की जो चिन है वो भी पतली है, और जो 120 हर्ट्ज है ना ये ना एडेप्टिव देखने मिलता है। मतलब ये मिनिमम जो जाएगा ना 40 हर्ट्ज पर जाएगा जब आप ज्यादा कुछ यूज नहीं करते हो तो बैटरी बचाने के लिए, और जब कुछ यूज करोगे तो 120 हर्ट्ज पर ये शिफ्ट हो जाएगा। और जो स्पीकर का आउटपुट है मैं कहूंगा वो भी अच्छा है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है। मैं घर पे अपना कंटेंट देख रहा था, इंस्टा रील्स वगैरह से नॉर्मली जो चेक करते हैं ना मतलब स्पीकर वगैरह पे, टीवी चल रहा था, और फिर भी इसका साउंड मुझे आराम से सुनने मिल रहा था। मतलब जो स्पीकर है अच्छा खासा लाउडर मिलता है। जग में कोई नहीं था, दुनिया के लाखों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वही था। रणथल का आभूषण था वो धरती का सम्मान, पन्नों में इतिहास की वो है वीरों की पहचान। जब कण जला सम्रांगण में अर्जुन। सो स्पीकर सुना आपने, अच्छा खासा मैं कहूंगा लाउडर मिलता है, आपको स्पीकर पे टेंशन बिल्कुल नहीं आने वाली। और जो इसका कर्व डिस्प्ले है ना, इतना बोलूंगा हाथों में अच्छे से फील होता है, और कोई एक्सीडेंटल टच भी मैंने अभी तक तो महसूस नहीं किया कि लाइक यहाँ पर कॉर्नर में पकड़ रखा है और कोई ऐसा क्लिक वगैरह हो गया, वो सब चीजें भी मैंने अभी तक नोटिस नहीं करी है। और फोन की जो हैप्टिक्स वगैरह है ना,
कभी आप वॉल्यूम प्लस माइनस कर रहे हो या फिर बैक कर रहे हो तो हैप्टिक फीडबैक काफी प्रीमियम निकल कर आ जाती है और वो मुझे बहुत पसंद आई है। हाँ, 3.5 इंच का गड्ढा नहीं आता और मोस्ट ऑफ फोन्स में आजकल नहीं भी आता है, तो वहां पर TWS हो गए, टाइप सी कन्वर्टर के थ्रू आप लोग एंजॉय वगैरह कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज बता दूं, ऐसी वीडियो पसंद आ रही है डिटेल के साथ में तो भाई मस्त में कमेंट कर लेना, सभी कमेंट को मस्त में हार्ट भी दूंगा, लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना और भाई मस्त में प्यार दिखा देना फटाफट, क्योंकि आप लोगों के लिए फोन खरीद के लेकर आए, बहुत लोग इस फोन का रिव्यू मांग रहे थे, मैं सोचा बाई करके सारी बातें जेन्युइन बताते हैं। तो इसके अंदर लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 मिल जाता है और ऑक्सीजन OS 13 दे रखा है। पुराना जो OnePlus था वो जो ऑक्सीजन वाइब लेकर आता था वो तो फील नहीं करवाएगा। अगर आप लोगों ने Oppo, Realme इस तरीके से यूज किया है ना, वही सेम एज इट इज कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा इंप्रूव इस फोन के अंदर मिलता है। और एक काफी ज्यादा अच्छी बात है, इस फोन में ना कोई फालतू के ना ब्लोटवेयर भी नहीं आते हैं, OnePlus के आते हैं, और कोई ऐसे मौज वॉज होते हैं ना, वो सारी चीजें मुझे तो ज्यादा देखने नहीं मिली है। और एंड्रॉइड बेंचमार्क वगैरह एप्लीकेशन मैंने डाली है, बाकी गूगल की ये सारी एप्लीकेशन यहाँ पर इन्होंने डाल रखी है। इसके अंदर प्री लोड जो एप्लीकेशन आती है बट मोस्ट ऑफ आपके काम की होती है, जैसे कि Amazon प्राइम हो गया, अगर आप लोग Netflix यूज करते हो जो मोस्ट ऑफ लोग करते ही होंगे तो वो इसके अंदर है, तो मतलब काम की चीजें हैं, कोई फालतू का कचरा नहीं दे रखा है। और जैसे एप्पल के डिवाइसेस में ना बैटरी हेल्थ का पता चलता है ना, और इसके अंदर भी जो बैटरी हेल्थ है ना वो परसेंटेज दे रखा है 100%। ऑफकोर्स अभी ये नया पेडी पैक निकाला है, बाकी जब यूज करेंगे तो आगे जाके पता चलेगा कितना ज्यादा ड्रॉप होता है हैवी तरीके से यूज करते हैं तब। और इसमें सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और हर सिनारियो में इसने अच्छे से काम किया है, कोई टेंशन नहीं है। अभी इस फोन की जो रियल बात है भाई परफॉर्मेंस, जो बहुत लोग इसी चीज से मतलब आकर्षित होंगे कि जो स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 है ना वो इसके अंदर आता है, वो भी 40,000 के अंदर, वो भी OnePlus की तरफ से, तो कितना ज्यादा तगड़ा होगा वो सब चीजें मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरीके से। और यहाँ पर ही आपको फोकस करना है और यहाँ से ही सारे जो यूजर होंगे ना वो बोलते हैं ना ऐसे डिफाइन हो जाएंगे कि किन के लिए अब ये फोन बन जाता है। दो तरह के यूजर होते हैं, एक तो नॉर्मल यूजर जो अपना नॉर्मल टास्क वगैरह करते हैं, उसको कैमरा से मतलब होता है और कंटेंट से मतलब होता है, और एक ये होता है कि इसके अंदर सब कुछ उसको चाहिए प्लस उसको ना गेमिंग भी अच्छी चलनी चाहिए, एक वो यूजर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल यूजर के हिसाब से समझा दो सिंपल, उनके लिए फोन एकदम परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं आएगी, आप अपना सारा टास्क इसके अंदर आराम से कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मली कभी कभार गेमिंग करते हो तभी भी आपको ये फोन अच्छा लगेगा। तो स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 है, देखना था कि कितना ज्यादा तगड़ा है, तो वो चेक करने के लिए मैंने Antutu बेंचमार्क निकाला और वहां पर इसने जो सबसे पहले स्कोर निकाले ना भाई वो बहुत कम थे, 7,36,000 पर इसने स्कोर निकाले थे। और मैंने इतना नोटिस किया है कि इन्होंने जो टेम्परेचर को ना कंट्रोल करके रखा है, 40 डिग्री पर ये कंट्रोल हो जाता है। लाइक जो टेम्परेचर को ड्रॉप करने के लिए परफॉर्मेंस भी ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये जो स्कोर आया ना ये बहुत ज्यादा कम स्कोर है, मतलब 8 Plus Gen 1 का ये स्कोर बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग और कंपटीशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल iQOO 90 आता है सेम 8 Plus Gen 1 के साथ में, और उसके अंदर जो 1 मिलियन का स्कोर आराम से टच करवा देता है। इनका ही OnePlus 10T आता है, वो भी है ना ऐसे कोई तगड़े Antutu स्कोर नहीं निकालता था, वो भी कम देता था, वो भी 7,30,000 पर आता था, हम लोगों ने टेस्ट आउट किया था। अब जो Dimensity 8200 के साथ में हमें मिलता है Neo 7 iQOO का, जो 30,000 पे अवेलेबल है, और वो ही सबसे ज्यादा Antutu स्कोर मतलब निकाल देता है। अगर इससे कंपेयर करोगे तो वो भी कुछ है ना अराउंड 8,44,000 का स्कोर निकालता है, जो बहुत ज्यादा है भाई। फिर एक Redmi K60 आता है जो है ना सेम 8 Plus Gen 1 के साथ में है, और वो भाई 1 बिलियन का स्कोर करता है। और साथ में मैंने ऐसे भी चेक करके देखा है, इसको है ना जो बैटरी परफॉर्मेंस मोड होता है ना उसको क्लिक आउट करा और वहां पर इसने हाई परफॉर्मेंस बैटरी मोड ऑन कर दिया। अब उसने जो Antutu बेंचमार्क स्कोर निकाले तब जाके वो 1 मिलियन का टच किया। सिंपल कह लो कि टेम्परेचर को क्लॉक किया है ताकि फोन हीटिंग वगैरह की तरफ बिल्कुल ना जाए और इन लोग ऐसा कोई कंप्लेंट ना करे हीटिंग को लेकर। और ऑफ कोर्स जो नॉर्मल यूजर होता है वो बैटरी परफॉर्मेंस हाई मोड को क्लिक करके ऑन करके काम नहीं करेगा, वो नॉर्मल जैसे यूज करता है, क्योंकि उसको भाई बैटरी बचाने वाला भी काम करना है। और जो इसके अंदर स्टोरेज वगैरह भी UFS 3.1 की आती है, जो कि रीड एंड राइट की स्पीड अच्छी निकालता है। LPDDR5X की लेटेस्ट रैम है, वो भी एक अच्छा काम करता है। और हाँ, इसका CPU थ्रॉटल टेस्ट वगैरह भी निकाला था, तो वहां पर इसने 80% का CPU थ्रॉटल दिया, जो मैं कहूंगा अच्छा है, बट है ना बीच में कम ज्यादा हो रहा था, जैसे मैंने समझाया आप लोगों को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए परफॉर्मेंस डाउन करता है। BGMI पर 60 FPS ऑल ग्राफिक्स में मिल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जायरोस्कोप, टच रिस्पॉन्स सब अच्छा काम करता है। लेकिन जब यहाँ पर TDM की बात चलती है ना तो 60 FPS में कहूंगा कांस्टेंट नहीं रहता है, लाइक 58 ऐसे FPS चला के देता है, एकदम कांस्टेंट 60 वाले नहीं आते, नीचे भी आ जाते कभी कभी। फिर इरेंगल पर भी मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर इसने ना 55 के तक के भी FPS ड्रॉप करे, मतलब उससे भी नीचे चला गया है, ऐसे कांस्टेंट 60 देने वाला काम नहीं किया है। बूट कैंप पे तो भाई इसने हद कर दी, लिटरली यहाँ पर ये 40 तक के FPS दे रहा था, मतलब 40, 35 इतने गंदे बुरे FPS दे रहा था, और आसपास में एनिमीज बहुत सारे थे। तो वहां पर मैं बोलूंगा इससे ज्यादा बेटर अच्छा काम करता है iQOO Neo 7, जो भाई मस्त में परफॉर्मेंस में 60 FPS अच्छे से निकालता है, बूट कैंप पर भी अच्छे FPS देता है। iQOO 9 SE हो गया, वो भी अच्छा निकाल के देता है परफॉर्मेंस वाले पार्ट में। और अगर आप लोग बोलोगे कि जो बैटरी परफॉर्मेंस मोड था उसको भी मैं क्लिक करके चेक कर लूं, क्योंकि इसने Antutu बेंचमार्क अच्छे निकाले तो शायद गेमिंग भी अच्छी करवा देगा, तो तभी भी इसने नहीं किया भाई। मैंने वो चीज भी ट्राई आउट करके देखी और वहां पर भी इसने 40 तक के भी FPS लेकर आया हुआ है। और साथ में मैंने ना इसको बाहर लेकर गया था ना, जब मैं फोटो सैंपल वगैरह ले रहा था, तो वहां पर मैंने इसके वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी
5 मिनट के लिए, ये देखने के लिए कि गर्मी के अंदर ये फोन कोई ऐसा टेम्परेचर, ऐसा ओवरलोड वाला जो नोटिफिकेशन होता है ना, वो पॉपअप करता है कि नहीं। तो उसने तो वैसे नहीं किया, बट यहाँ पर इसने ना 41 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने नहीं दिया, ये भी एक अच्छी बात है। पर उसमें एक चीज मैंने नोटिस करी थी कि आउटडोर में जैसे 41 डिग्री पर बोलते हैं ना कैप कर लेता है, फिर वो उस टाइम फोन हीट अप की तरफ जाता है, इतना आप समझ गए। तो ये ना थोड़ी सी ना हल्की से कह सकता हूँ यूआई में हल्के फुल्के लैग और स्टटर देखने मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब फोन को परफॉर्मेंस देने के लिए फोन को ठंडा भी करेगा और साथ में परफॉर्मेंस को भी डाउन करेगा। ये मैंने नोटिस किया है, जो मेरे सामने डेटा निकल कर आया है। नॉर्मल कैजुअल गेमिंग कर लो, उसके ऊपर जो अच्छी गेमिंग वाला पार्ट आता है ना, वो बिल्कुल इसमें अवेलेबल नहीं होने वाला, आप लोग रो दोगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क्स वगैरह, कॉल्स वगैरह। तो कॉल्स वगैरह अच्छे से होती है, मैंने ट्राई आउट की है, अच्छी चलती है। और इसके अंदर मैंने मेरा एक एयरटेल का सिम डाल रखा है, तो अगर आप भी देखोगे तो इस पर 5G के नेटवर्क आप लोगों को शोकेस कर रहा होगा। ऊपर नीचे तो नहीं गया, बट एक चीज नोटिस हुए, वाईफाई पे जब रहता हो ना, तो कभी कभी जो डाउनलोडिंग स्पीड है ना, बहुत कम मुझे लगी है, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। 5000 mAh की बैटरी आती है, 100 वॉट का चार्जर है। 0 से 100% करने में फोन को 25 से 30 मिनट लग जाएंगे आराम से। फोन आपका मैं कहूंगा अच्छे से चार्ज हो जाएगा, जल्दी चार्ज हो जाएगा। और जो 4nm वाला प्रोसेसर है, वो क्या करता है मालूम है क्या? मैंने एक सबसे पहले स्टैंड बाय बता देता हूँ। रात को 12 बजे मैंने फोन रखा, नेक्स्ट डे आया स्टूडियो में, 12 बजे मैंने चेक किया, तो इसके अंदर जो बैटरी ड्रॉप हुआ था 100 से मैं कहूंगा 80%, मतलब 20 से 19% का बैटरी ड्रॉप ये स्टैंड बाय में दे देता है। 2 दिन से समझ लो यूज कर रहा हूँ, और इसने ना मतलब मैंने एक ही बार फोन को चार्ज किया है और गेमिंग कर रहा था, तब मैंने इस पे केबल कनेक्ट करी थी FPS के लिए। तो इतना ये फोन आराम से कह लो एक दिन के अंदर आराम से आपका बैटरी बैकअप दे देगा। और अगर नहीं भी हुआ है तो भाई 100 वॉट का चार्जर जो है तगड़ा तरीके से चार्ज कर देगा। तो लॉन्ग वाला जो एक रिव्यू होता है वो भी लाऊंगा, जिसमें बैटरी बैकअप भी आपको अच्छे से समझा दूंगा कैसा क्या निकल कर आता है। अभी यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है इसका कैमरा। 50 मेगापिक्सल के साथ में आता है, OIS भी है, और साथ में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी आता है। सो यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है 4K at 60 FPS में शूट कर रहे हैं, सो स्टेबलाइजेशन का आइडिया लगेगा। सो नाउ दिस वीडियो इज 4K at 30 FPS, सो स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा बेटर हो चुका है। और नाउ ये वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p at 30 FPS पे शूट कर सकते हो OnePlus 11R के अंदर, और हार सनलाइट में कुछ इस तरीके से मिल रहा है भाई। स्टेबलाइजेशन में कहूँगा ठीक ही लग रहा है, थोड़ा सा वाइब्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। अभी इसके फोटोज से लेकर बात करें तो ह्यूमन सब्जेक्ट पर जो फोटो या स्किन टोन लेता है भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और एक चीज है, जब आप फोन के अंदर फोटोज को देखते हो ना, तो आपको और ज्यादा अच्छी लगेगी। और जो इसकी पोर्ट्रेट फोटोज आएगी या डे लाइट की या लो लाइट की, आपको एब्सोल्युटली मैं कहूंगा पसंद आएगी। और जो नॉर्मल 1x और 2x वाली फोटो, वो भी आपको पसंद आएगी। अब जो पसंद एक चीज नहीं आएगी, जो इसका 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, एक तो कलर शिफ्ट करता है मेन कैमरा से, उसके बाद में डिटेलिंग ठीक ठाक तरीके से निकाल देता है डे लाइट के अंदर। पर जब लो लाइट वाला बात आता है ना, तो वहां पर मतलब कहूंगा कम डिटेल निकालता है। एक बार ठीक ठाक समझ के चल लो। लेकिन जब नाइट फोटोग्राफी आती है ना, मेन कैमरा या फिर अल्ट्रा वाइड में कहूंगा डिटेलिंग अच्छी आती है, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। 2 MP का मैक्रो, उसको चलो जाने दो। सेल्फीज वगैरह भी लेते हो, वहां पर भी इसका एक्सपीरियंस अच्छा है। डे लाइट में तो काफी अच्छा है मैं कहूंगा, और खास करके जो पोर्ट्रेट है वो भी अच्छा आ जाता है, और लो लाइट में मैं कहूंगा अच्छा है, और खास करके पोर्ट्रेट भी अच्छा है। यहाँ पर एक परफेक्ट कैमरा मिल जाता है, फोटोज के डिपार्टमेंट में आपको अच्छा काम करवा देगा। आप सारी अच्छी फोटोज इस फोन से ले सकते हो। फाइनल वर्डिक अगर अच्छे से और समझा दूं, ये फोन कहां पर स्टैंड आउट करता है और अपने कॉम्पिटिशन में जहां पर ये चीजें लाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो OnePlus 10R आता है डायमेंसिटी 80-100 के साथ में, मैं तो बोलूंगा उसको मत देखना, और दूसरे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पर उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें अलर्ट स्लाइडर भी नहीं है, और वो OnePlus जैसा फोन लगता भी नहीं है। मैंने नोटिस किया कि ऑफलाइन मार्केट में मिलता भी नहीं है, और ऑनलाइन शायद से थोड़ा बहुत कभी चांस है मिल जाएगा। बाकी Samsung Galaxy S21 FE है, जो भाई यहाँ पर 36-35,000 के आसपास आता है। उसका कैमरा सेटअप अच्छा मिल जाएगा, बट जो Exynos 2100 आता है ना, वो आपको परेशान करेगा। हैवी परफॉर्मेंस, इवन नॉर्मल परफॉर्मेंस में कभी कभी, और धूप में लेके निकल गया तब तो और परेशान करेगा। बाकी iQOO 9 SE है, जो उस फोन से आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी गेमिंग वाले पार्ट में। और जो फिर iQOO Neo 7 अगर आप लोग पूछ रहे हो, फिर ये पूछ रहे हो, तो मैं तो एट सिंपल बता दूं, अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप उस फोन की तरफ चले जाना। 30,000 में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा इसके मुकाबले। तो एट द एंड इतना समझ के चल लो, अगर आप नॉर्मल यूजर हो, आपको फोटोज वगैरह खींचना है, OnePlus की ब्रांडिंग जैसा फोन चाहिए, दिखने में भी मैं कहूंगा काफी प्रीमियम निकल कर आता है, कर्व डिस्प्ले एंड ऑल वगैरह, हाथ में भी परफेक्ट बैठता है, तो तब ये फोन आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा। 40,000 में आप इसको देख सकते हो। और लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वाले बंदे थे, गेमिंग वाले बंदे थे, तब इस फोन को अवॉइड करना, तब ये आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा। आपके थॉट्स मुझे जरूर शेयर करना, कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना। स्टार्ट के मस्त में 600 कमेंट्स को हम लोग लाइक देंगे, हार्ट देंगे बेसिकली, तो फटाफट कमेंट कर लेना। और इस फोन की अगर गेमिंग रिव्यू देखनी है डिटेल के साथ में, यहाँ तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखा पाया, पर डिटेल में समझना है ना, तो यहाँ पर ये गेमिंग चैनल पर हमारी ये वीडियो मिल जाएगी। और साथ में उसको सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को, क्योंकि वहां पर आपको एकदम मस्त डिटेल के साथ में गेमिंग रिव्यू देखने मिलता है, तो क्लिक करके पहुंच जाना। बाकी मिलेंगे हम लोग और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।